हेलो दोस्तों, मैं मधुमंगल सिन्हा आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे चैनल एग्जाम ट्रेलर पे। दोस्तों, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड एग्रीसर्च स्कॉलर हूँ एडुकेशन सब्जेक्ट में। और फ्रेंड्स, आप जैसे जानते हैं हम लोग प्रीवियस क्लासेस में हमारी जो यूजीसी नेट का पेपर टू एडुकेशन सब्जेक्ट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था 2012 का जून सेशन की, उस क्वेश्चन की जो क्वेश्चन है इसे समझने की कोशिश किया है। आज फिर भी उसमें थोड़ा क्वेश्चन रह गया था, उन क्वेश्चन को आज समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। ये जो क्वेश्चन पेपर है फ्रेंड्स इसलिए उठाया मैंने क्योंकि यहाँ से हमारी जो नेक्स्ट एग्जाम है, आने वाला एग्जाम है, यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांसेस बहुत ज्यादा है। सो इस क्वेश्चन को हम एनालाइज करेंगे आज। तो चलते हैं दोस्तों, क्या क्वेश्चन है, उसमें क्या क्वेश्चन था जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो उन सब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं, क्या क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन था, उस दिन मैंने डिस्कस किया है, फिर भी आप सबके लिए एक बार इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूँ। जो क्या है, द IQ ऑफ ए 25 years old boy whose mental age is 16 will be। IQ निकालना कैसे है, यहाँ एक IQ की क्वेश्चन दी गई है। आप जब एग्जाम में जाओगे शायद ऐसा एक क्वेश्चन आएगा जिसमें IQ फाइंड आउट करने के लिए कहेगा, और इसमें ये नंबर शायद अलग हो जाएगा, लेकिन आपकी अगर फॉर्मूला याद है तो इसको आप आराम से निकाल सकते हो। तो कैसे निकालना है दोस्तों, यहाँ देखिए जो है मेंटल एज। ठीक है दोस्तों, मेंटल एज जो है, ये मेंटल एज को MA कहते हैं। मेंटल एज को ऊपर रखना, उसको डिवाइड करना क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज के द्वारा 100 को मल्टीप्लिकेशन करना ऐसे। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो चीज है, MA क्या है, मेंटल एज इधर क्या हुआ 16 हुआ मेंटल एज, और क्रोनोलॉजिकल एज क्या हुआ 25। मल्टीप्लीकेशन 100 के साथ होगा। तो आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 25 से 100 को कैंसिल करने से 4 टाइम्स होता है 16 to the 4 इक्वल टू 64। ये जो है ए जो है ये आंसर बन जाएगा। हाँ दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एडुकेशन सब्जेक्ट की 2012 की है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, उन क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। आज दोस्तों यहाँ से बात शुरू करेंगे, जो है which one of the statement is incorrect in the context of determinants of attention। अटेंशन के लिए जो डिटर्मिनेंट्स है, किन चीजों के द्वारा अटेंशन को कंट्रोल की जाती है, क्या अटेंशन को कौन कौन चीज अटेंशन को डिटरमाइन करते हैं, इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो ऑप्शन दी गई है, ऑल टाइप्स ऑफ स्टिमुली आर नॉट एबल टू ब्रिंग फॉर द सेम डिग्री ऑफ अटेंशन। यहाँ कहा क्या, देखिए दोस्तों, जो स्टिमुली क्लासरूम में रखा जाता है, इसमें ऑल टाइप्स स्टिमुली आर नॉट सेम डिग्री ऑफ अटेंशन। सभी स्टिमुली एक से अटेंशन को नहीं ला पाते हैं। और बी में क्या है, देखिए बी, इट इज ऑलवेज बेटर टू इंट्रोड्यूस नॉवेल्टी टू सिक्योर अटेंशन। यहाँ नोवेल्टी अटेंशन लाने के लिए नोवेल्टी को इंट्रोड्यूस कराने की बात करते हैं, ये बात होते नोवेल्टी को इंट्रोड्यूस कराने की। और जो है सी ऑप्शन जो है, यहाँ मूविंग स्टिमुलस कैचेस आवर अटेंशन क्विकली।
जो स्टिमुलस है, जो मूविंग होता है, जो हमारे स्क्रीन में जो मूव करता है करते हैं जो स्टिमुलस, ये हमारे अटेंशन को क्विकली कैच कर सकते हैं। और यहाँ जो बात है डी ऑप्शन में, टू मच रिपीटेशन ऑफ ए स्टिमुली कैप्चर आवर अटेंशन। यहाँ जो बात कहते हैं एक चीजों को बार बार दोहराने से, बार बार उसे रिपीट करने से हमारे जो अटेंशन है वो कैप्चर होते हैं। तो हम जो चार ऑप्शन है फ्रेंड्स, इस चार ऑप्शन को रीड किया है, अब क्या होगा सही आंसर? शायद आपके मन में भी एक आंसर आ गया जो इनकरेक्ट है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन, जो अटेंशन को नहीं ला पाते, जो अटेंशन को लाने के लिए जरूरी नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ जो पहले हम डिस्कस किया है, ऑल टाइप्स ऑफ स्टिमुलस आर नॉट एबल टू ब्रिंग फोर्थ द सेम डिग्री ऑफ अटेंशन। दोस्तों ये जो बात है फ्रेंड्स, ये सही है, ये करेक्ट है, ये गलत नहीं है। ऑप्शन बी में क्या है, इट इज ऑलवेज बेटर टू इंट्रोड्यूस नॉवेलिटी टू सिक्योर अटेंशन, ये भी सही है, नॉवेलिटी अटेंशन लाती है। और सी ऑप्शन जो है, मूविंग स्टिमुलस कैचेस आवर अटेंशन क्विकली, ये भी सही है। यहाँ जो ऑप्शन है फ्रेंड्स, टू मच रिपीटेशन ऑफ स्टिमुलस कैप्चर आवर अटेंशन, ये सरासर गलत है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर किसी भी चीज को बार बार कहते तो यहाँ से क्या है, बोरिंग आ जाता है, ये अच्छा नहीं लगते, अटेंशन बिगड़ जाता है यहाँ के। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में। In this conditioning approach to learning, in this conditioning approach to learning, learning की approach condition की बात होती है। यहाँ देखिए, the subject should be in readiness to receive the unnatural stimulus। ठीक है, द सब्जेक्ट शुड बी इन रेडीनेस टू रिसीव द अननेचुरल स्टिमुलस। जो सब्जेक्ट है उससे क्या करना है, रेडी रहना है अननेचुरल स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए, उसे रेडी रहना है। और बी ऑप्शन कहते हैं, द अननेचुरल स्टिमुलस फॉलोज द नेचुरल स्टिमुलस। जो अननेचुरल स्टिमुलस है फ्रेंड्स, वो नेचुरल स्टिमुलस को फॉलो करते हैं। और सी ऑप्शन में क्या है, देखिए फ्रेंड्स, रेस्पॉन्स टू नेचुरल स्टिमुलस रिक्वायर्ड टू बी रीइंफोर्स। रेस्पॉन्स टू नेचुरल स्टिमुलस, दो नेचुरल स्टिमुलस है, उसके रेस्पॉन्स रिक्वायर्ड टू रीइंफोर्स, रीइंफोर्स करने के लिए ये जरूरी है। और डी में कहते हैं, देखिए, द नेचुरल स्टिमुलस फॉलोज द अननेचुरल स्टिमुलस। जो नेचुरल स्टिमुलस है फ्रेंड्स, वो अननेचुरल स्टिमुलस को फॉलो करते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, जो बात इन द कंडीशनिंग अप्रोच टू लर्निंग, लर्निंग में कंडीशनिंग अप्रोच में क्या होते हैं, देखिए, द अननेचुरल जो स्टिमुलस, जितने सारे अननेचुरल स्टिमुलस होते हैं वो फॉलो करते हैं नेचुरल स्टिमुलस को। ठीक है फ्रेंड्स, जो अननेचुरल स्टिमुलस होते हैं ये नेचुरल स्टिमुलस को फॉलो करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 36 नंबर क्वेश्चन। इफ ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन लर्न्स ए लॉट ऑफ अरिथमेटिक स्किल्स, ठीक है, if a group of children learns a lot of arithmetic skill by way of completing a project on celebration of the Diwali festival, this will be known as a kind of, ये किस तरीका होते हैं, क्या है, देखिए क्वेश्चन, इफ ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन लर्न्स ए लॉट ऑफ arithmetic skill by way of completing a project on celebration of the Diwali festival, this will be known as a kind of। यहाँ जो दीपावली सेलिब्रेशन प्रोजेक्ट करते हुए लर्नर्स जो होते, जो चिल्ड्रंस है किसी बात स्कूल की या लर्नर्स, ये लोग काफी सारे अरिथमेटिक स्किल लर्न कर लिया।
तो ये इसे हम क्या कहेंगे, दिस विल बी नोन एज ए काइंड ऑफ, इसे हम क्या कहेंगे इसे, ठीक है। यहाँ पहला ऑप्शन में इंसिडेंटल लर्निंग कहेंगे, फॉर्मल लर्निंग कहेंगे, नॉन इनफॉर्मल लर्निंग कहेंगे, नॉन फॉर्मल लर्निंग कहेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो आंसर होगा ये इंसिडेंटल लर्निंग होगा। जो हमारी लर्नर से ये असल में वो एरिथमेटिक स्किल सीखने के लिए उस प्रोजेक्ट को नहीं की है, लेकिन सेलिब्रेशन ऑफ दीपावली जो फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल को जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को बनाते हुए लर्नर्स ने एरिथमेटिक स्किल सीख लिया। तो ये क्या है, इंसिडेंटली वो लोग सीख गया। सो ये क्या है, इंसिडेंटल लर्निंग की एग्जांपल हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स। Which of the following is a method of qualitative research? क्वालिटेटिव रिसर्च की मेथड कौन सा है? क्वालिटेटिव रिसर्च की मेथड कौन सा है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, नॉर्मेटिव सर्वे, सी ऑप्शन में क्या है, एथनो मेथोडोलॉजी, और डी ऑप्शन एक्सपो फैक्टर रिसर्च। ठीक है फ्रेंड्स, क्वालिटेटिव रिसर्च, जो क्वालिटी रिसर्च क्या है फ्रेंड्स, रिसर्च टू टाइप का है, एक ये होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। फ्रेंड्स, यहाँ क्वांटिटेटिव जो मेथड है रिसर्च की, इसमें क्या है, न्यूमरोलॉजी के नंबर्स की पर काफी बल दी जाती है, नंबर्स पे डाटा कलेक्शन होता है, नंबर्स के द्वारा एनालाइज ज्यादा से ज्यादा होता है। और क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या है, क्वालिटी पर ध्यान दी जाती है। तो यहाँ देखिए, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ये क्वांटिटी पे आती है, नॉर्मेटिव सर्वे जहाँ होता है यहाँ क्वांटिटी पर ज्यादा बोल दी जाती है, और एक्सपोज फैक्टर रिसर्च में भी। यहाँ देखिए, एथनोमेथोडोलॉजिकल जो रिसर्च है, यहाँ क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ आंसर होगा सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर पे। Which of the following is not common to experimental and ex post facto design of research? यहाँ नीचे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है जहाँ जो एक्सपेरिमेंटल और एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च डिजाइन के लिए कॉमन रहता है, लेकिन यहाँ कौन सा फैक्टर्स, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन नहीं है एक्सपेरिमेंटल और एक्स पोस्ट फैक्टर डिजाइन ऑफ रिसर्च के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, पहला ऑप्शन है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। बी ऑप्शन क्या है, मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बी ऑप्शन में मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सी ऑप्शन में क्या है, कंट्रोलिंग एक्सट्रानियस वेरिएबल, डी ऑप्शन में क्या है, ऑब्जर्वेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यहां देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या है, नॉट कॉमन टू एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपोज फैक्टर रिसर्च। एक को छोड़ के बाकी जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है, ये सब भी कॉमन है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए और एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च के लिए। ठीक है, तो सीखना ऐसे है, जो कॉमन फैक्टर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपोज फैक्टर मेथड ऐसे सीखना है, और बाकी जो अनकॉमन उसे भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ देखिए, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है फ्रेंड्स, ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी है, एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च में भी है, दोनों की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ कंट्रोलिंग एक्सट्रानियस वेरिएबल्स, ये भी
क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी है, एक्स पोस्ट में भी है। ठीक है, ये तो दोनों कॉमन निकाल के आया। और ये जो ऑब्जर्वेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ये दोनों प्रोसेस में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी होता है और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिजाइन में भी ये आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ हमने क्या पाया, यहाँ हमने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को हम दोनों में, एक्सपेरिमेंटल में एंड एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में कॉमन पाया। यहाँ कंट्रोलिंग ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल ये दोनों में होता है, एक्सपेरिमेंटल में भी होता है और एक्स पोस्ट फैक्टो डिजाइन ऑफ रिसर्च में भी होता है। यहाँ डी ऑप्शन जो है, ऑब्जर्वेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी होता है और एक्सपोज फैक्टो डिजाइन ऑफ रिसर्च में भी होता है। सो नहीं होता है क्या, दोनों में मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये दोनों में कॉमन नहीं है। सो आंसर क्या है दोस्तों, बी नंबर आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं फ्रेंड्स 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ क्या देखिए, एन ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ ए construct is the one which defines it in terms of, ठीक है, an operational definition of a construct is the one which defines in the terms of, operational definition जो इसे कैसे, कौन से टर्म से डिफाइन की जाती है, डिफाइंस इन द टर्म्स ऑफ। ए ऑप्शन में क्या है, आधार कंस्ट्रक्ट कहते हैं उसे, बी कहते हैं क्या, इम्प्लाइड बिहेवियर पैटर्न कहते हैं, और सी कहते हैं एक्टिविटीज नेसेसरी टू मेजर इट कहते हैं, और डी में है क्या, अदर इक्विवेलेंट वर्ड्स इन द डिक्शनरी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ जो ऑप्शन बनेगा, एक्टिविटीज necessary to measure it, activities necessary to measure it, activities necessary to measure it, ये सही आंसर है फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, तो an operational definition of a construct is the one which defines it in terms of activities necessary to measure it। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 40 number, which of the following is not a characteristic feature of research process, research process की characteristic feature कौन सा नहीं है, यानी यहाँ जो कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स रिसर्च फीचर की नहीं है, बाकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रिसर्च की फीचर्स है। तो देखिए, पहला एम्पिरिकल अप्रोच, एम्पिरिकल अप्रोच जो है फ्रेंड्स, ये रिसर्च की एक प्रोसेस है, एम्पिरिकल प्रोसेस। ठीक है, अब बात करते हैं सिस्टेमेटिक एंडोवर जो है, ये भी एक रिसर्च प्रोसेस है, सिस्टेमेटिक एंडोवर। ठीक है, और यहाँ अनकंट्रोल कंडीशन जो है, ये रिसर्च की प्रोसेस नहीं है, और जहां तक डी है क्रिटिकल एनालिसिस, ये रिसर्च में होता है। क्योंकि यहाँ अनकंट्रोल जो कंडीशन है दोस्तों, याद रखिएगा, जो रिसर्च होता है यहाँ रिसर्च में कंट्रोल कंडीशन में जाके हम कुछ चीजों को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ देखिए, अनकंट्रोल कंडीशन की जो सैंपलिंग वो ली जाती है, लेकिन रिसर्च डिपेंड करता है, रिसर्च के रिजल्ट जो है वो डिपेंड करता है कंडीशन कंट्रोल के ऊपर। सो यहाँ जो सी जो आंसर ऑप्शन दी गई है, अनकंट्रोल कंडीशन, ये रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आते हैं फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1। Read the following statement about field studies, field study के बारे में। यहाँ 2 ऑप्शन है, इसमें क्या सही है, which of the following is true, कौन सा सही है, नंबर 1, 2 और दोनों सही है, इसे फाइंड आउट करना।
ठीक है दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं। A field study is conducted in a real life setting। जो यहाँ बताया गया है कि फील्ड स्टडी जो है ये एक रियल लाइफ सेटिंग में होता है। नंबर 2 ऑप्शन दी गई क्या, इट इफेक्टिवली यूजेस साइंटिफिक मेथड। यहाँ साइंटिफिक मेथड को इफेक्टिवली यूज की जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ जो बात बनी है देखिए, फील्ड स्टडी के बारे में जो है, ए फील्ड स्टडी इज कंडक्टेड इन ए रियल लाइफ सेटिंग। जो फील्ड स्टडी है फ्रेंड्स, ये फील्ड स्टडी एक रियल लाइफ सेटिंग में होता है। फील्ड स्टडी जो है ये एक रियल लाइफ सेटिंग में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सही है। लेकिन ये जो है इन इफेक्टिवली यूजेस साइंटिफिक मेथड। फील्ड स्टडी में दोस्तों साइंटिफिक जो मेथड है ये इफेक्टिवली नहीं यूज की जाती है दोस्तों। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ ए जो है 1 इज करेक्ट बट 2 इज नॉट, ये सही होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज में। यहाँ देखिए, रीड द फॉलोइंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट मे बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये कभी कभी नेगेटिव होता है, कभी कभी ये पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में क्या दी गई है, रिलेटिविटी ऑफ ए टेस्ट कैन बी नेगेटिव। रिलेटिविटी ऑफ ए टेस्ट कैन बी नेगेटिव। किसी टेस्ट की जो रिलेटिविटी ये नेगेटिव हो सकता है। दोस्तों यहाँ देखिए फ्रेंड्स, कोरिलेशन कोएफिशिएंट में बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव जो बात कहा गया है, ये जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट में बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, ये जो बात है फ्रेंड्स ये सही है, ये करेक्ट है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट में बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। कोरिलेशन कोएफिशिएंट को भी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों देखिए, रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट कैन बी नेगेटिव। किसी भी टेस्ट की रिलायबिलिटी जो है ये नेगेटिव नहीं हो सकता है। सो ये सही नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ केवल एक जो है नंबर 1 जो है ये सही है। सो क्या होगा आंसर, यहाँ देखिए सी 1 इज करेक्ट बट 2 इज रॉन्ग। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 में। Which of the following is not correctly match? यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्टली मैच नहीं की गई है। टेस्ट रिटेस्ट की जो बात करते हैं दोस्तों, ये स्टेबिलिटी की जांच के लिए है, स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए। बी ऑप्शन में कहा क्या, स्प्लिट हाफ जो है ये इंटरनल कंसिस्टेंसी के लिए स्प्लिट हाफ मेथड को यूज की जाते हैं। और KR20 जो है ये स्टेबिलिटी के लिए यूज की जाती है। यहाँ डी ऑप्शन में दी गई पैरेलल फॉर्म, ये इक्विवेलेंस के लिए यूज की जाती है। हाँ दोस्तों, यहाँ जो हमने समझा और यहाँ कौन सा ऑप्शन सही नहीं, इससे फाइंड आउट करना। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, टेस्ट रिटेस्ट जो होता है ना फ्रेंड्स, टेस्ट रिटेस्ट ये स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए टेस्ट रिटेस्ट को यूज की जाती है, ये सही है। और यहाँ देखिए स्प्लिट हाफ जो मेथड है ये इंटरनल कंसिस्टेंसी के लिए यूज की जाती है, ये भी सही है। यहाँ जो है पैरेलल फॉर्म जो है ये इक्विवेलेंसी के लिए, इक्विवेलेंसी टेस्ट के लिए की जाती है। तो फ्रेंड्स हमने क्या सीखा यहाँ, जो देखिए यहाँ
टेस्ट रिटेस्ट स्टेबिलिटी के लिए यूज की जाती है, स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए। स्प्लिट हाफ जो है ये इंटरनल कंसिस्टेंसी के लिए यूज की जाती है, और पैरेलल फॉर्म जो है ये इक्विवेलेंसी के लिए यूज की जाती है। लेकिन यहाँ KR20 जो है ये स्टेबिलिटी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, सो ये आंसर यहाँ निकल के आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2 को जोड़ना है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ए ऑप्शन में क्या है, लिस्ट ऑप्शन 1 में ऑप्शन में इंटेलिजेंसी की बात की गई, बी ऑप्शन में एटीट्यूड, और सी ऑप्शन में प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, और डी ऑप्शन में सेमांटिक डिफरेंशियल की बात की गई है। यहाँ लिस्ट 2 में क्या है, अल्फ्रेड बिने की नाम ली गई है, 2 ऑप्शन में LL थर्स्टन की बात की गई है, और सी 3 ऑप्शन में रोथस्चार्ड की बात की गई है, और 4 में ऑसगोड की बात की गई है, 5 ऑप्शन जो है यहाँ गुइलफोर्ड की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ अब हम समझने की कोशिश करेंगे किनके साथ, किन चीजों के साथ किनके कनेक्शंस है। तो यहाँ 44 नंबर जो क्वेश्चन से हम क्या है, लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2 को आप मैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम जहां तक जानते हैं इंटेलिजेंसी जो है ना फ्रेंड्स, ये जो इंटेलिजेंसी के पर काम किया है अल्फ्रेड बिने ने काम किया। सो अल्फ्रेड बिने के नाम इंटेलिजेंसी के साथ जुड़ के रहा है। अब जो बी ऑप्शन है देखिए, एटीट्यूड जो है, एटीट्यूड में क्या है, LL थर्स्टन ने एटीट्यूड के ऊपर काम किया है, तो एटीट्यूड के साथ LL थर्स्टन जुड़े हुए हैं। और सी ऑप्शन जो है प्रोजेक्टिव टेक्निक की अगर बात करें तो ये भी रोथस्चार्ड के साथ जुड़े हुए हैं, प्रोजेक्टिव टेक्निक जो है रोथस्चार्ड के साथ जुड़े हुए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट जो है सेमांटिक डिफरेंशियल की बात करते हैं, तो ये भी ओसगोड के साथ जुड़े हुए, यानी जो सीधे सीधे जिनके साथ जो सामने है इसके साथ इसके संबंध जुड़ गया है। फिर एक बार बोलते हैं कि इंटेलिजेंसी क्या है, अल्फ्रेड बिने के साथ जुड़े हुए, एटीट्यूड क्या है, LL थर्स्टन ने एटीट्यूड के ऊपर काम किया है, रोथस्चार्ड ने प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के ऊपर काम किया है, और ओसगोड ने क्या है, सेमांटिक डिफरेंशियल की बात की गई है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 45 नंबर। Which of the following is not a measure of dispersion? Which of the following is not a measure of dispersion? Measure of dispersion को मेजर ऑफ डिस्पर्शन कौन सा नहीं है, नीचे दी गई ऑप्शन से कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्शन नहीं है। 45 यहाँ देखिए, पहला ए ऑप्शन में क्या है, रेंज की बात की गई है, बी में क्या है, बी में मोड की बात की गई है, और सी में मीन डिविएशन की बात की गई है, और डी में स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की गई है। हाँ फ्रेंड्स, देखिए हम जहां तक जानते हैं क्या है मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या क्या है। देखिए मेजर ऑफ डिस्पर्शन रेंज जो है ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आते हैं मोड, मीन जो है, मेन डेविएशन जो है ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है फ्रेंड्स ये भी मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हम सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन में क्या क्या है, रेंज, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। नंबर क्वेश्चन, द variance reflecting a systematic difference between groups of measures is termed as। तो क्या है, the variance reflecting a systematic difference between groups of measures is termed as। जो
सिस्टेमेटिक डिफरेंस ऑफ ग्रुप को मेजर करते हैं। वेरायंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग, जब में रिफ्लेक्ट होता है, वेरायंस रिफ्लेक्ट होता है जो सिस्टेमेटिक डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स ऑफ मेजर, जो ग्रुप्स ऑफ मेजर के अंदर जो डिफरेंस होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं इन टर्म्स, इसे हम क्या कहते हैं। 46 ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन 46 से ए ऑप्शन क्या है, टोटल वेरायंस कहते हैं, और बी कहते हैं एरर वेरायंस, और सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में एक्सपेरिमेंटल वेरायंस, और डी ऑप्शन कहता है विद इन ग्रुप्स वेरायंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ क्या आंसर हो सकता है, यहाँ आंसर दोस्तों होगा ये जो एक्सपेरिमेंटल वेरायंस। ठीक है दोस्तों, ये आंसर है। तो क्या है, द वेरायंस रिफ्लेक्टिंग ए सिस्टेमेटिक डिफरेंस बिटवीन, जो वेरायंस एक सिस्टेमेटिक डिफरेंस को रिफ्लेक्ट करता है, दिखाता है ग्रुप्स ऑफ मेजर इन टर्म्स ऑफ, को क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल वेरायंस कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 में। The difference between a statistical average based on the entire population. The difference between a statistical difference based on the entire population. जो statistical difference जो average base है entire population पे, and the base of a sample is known. जो उसकी बेस जो सैंपल है उसे क्या कहते हैं। 47 नंबर यहाँ ऑप्शन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए पहला जो है स्टैंडर्ड एरर ए ऑप्शन में रखा गया है, बी ऑप्शन में मीन डिफरेंस रखा गया है, और सी में सैम्पलिंग एरर की बात कहा है, और डी ऑप्शन में मीन डेविएशन की बात कहा। ठीक है, तो क्या है, क्या आंसर होगा, द डिफरेंस बिटवीन ए स्टैटिस्टिकल एवरेज बेस्ड ऑन एंटायर पॉपुलेशन। स्टैटिस्टिकल एवरेज जो एंटायर पॉपुलेशन के ऊपर बेस करके बनाया जाता है, एंड द वन बेस ऑन ए सैंपल इज नोन एज, ये जो सैंपल है इसे क्या कहते हैं। ये इसमें क्या है, डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिकल एवरेज, स्टैटिस्टिकल एवरेज के भीतर अंदर जो डिफरेंस होता है इसे क्या कहते हैं, इसे सैंपल इज नो, इसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स। यहाँ देखिए स्टैंडर्ड एरर कहता है, यहाँ दो आंसर हो सकता है, स्टैंडर्ड एरर हो सकता है, साथ साथ सैम्पलिंग एरर हो सकता है, ये दोनों सही आंसर है दोस्तों। यहाँ चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए स्टैटिस्टिक is known as, the standard deviation of a sampling distribution of a statistic is known as। तो sampling distribution of a statistic, तो standard deviation of sampling distribution of a statistic के जो standard deviation है इसे हम क्या कह सकते हैं, ये क्वेश्चन है। यहाँ देखिए आंसर ऑप्शन में क्या है, सैम्पलिंग वेरायंस कहते हैं, ऑप्शन बी में है स्टैंडर्ड एरर की बात करते हैं, और ऑप्शन सी में सैम्पलिंग एरर की बात करते हैं, और डी में स्टैंडर्ड वेरायंस की बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए स्टैटिस्टिक इज नोन एज, इसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में जो स्टैंडर्ड डेविएशन है स्टैटिस्टिक्स में, इसे हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 में। इन द प्रोसेस ऑफ statistical inference, the type 2 error is committed when we statistical type 2 error कब होते हैं। यहाँ देखिए ऑप्शन ए में कहा एक्सेप्ट ए ट्रू नल हाइपोथेसिस, हम जब एक सही नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेता है तब स्टैंडर्ड 2 एरर होता है,
और बी ऑप्शन कहते हैं रिजेक्ट ए ट्रू नल हाइपोथेसिस, जब हम सही ट्रू नल हाइपोथेसिस, रिजेक्ट ए ट्रू नल हाइपोथेसिस, जब हम एक ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं तब टाइप 2 एरर होते हैं। और सी ऑप्शन कहते हैं रिजेक्ट ए फॉल्स नल हाइपोथेसिस, जब हम एक फॉल्स नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं तो टाइप 2 एरर होते हैं। और डी ऑप्शन कहते हैं एक्सेप्ट ए फॉल्स नल हाइपोथेसिस, जब हम एक फॉल्स नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं तब जाके टाइप 2 एरर होती है। तो यहाँ जो सही आंसर होगा ये फ्रेंड्स, ये एक्सेप्ट ऑफ ए फॉल्स नल हाइपोथेसिस। ठीक है, टाइप 2 एरर कब होते हैं, जब हम एक फॉल्स नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं तब जाके हमारे टाइप 2 एरर जो है ये होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर। इसमें क्या है, इफ ए रिसर्चर कंडक्ट्स ए रिसर्च ऑन फाइंडिंग आउट व्हिच एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल contributes more to institutional effectiveness, this will be an example of, ये किसका एग्जाम्पल होता है। यहाँ ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन बेसिक रिसर्च के एग्जाम्पल होते हैं, बी ऑप्शन में एक्शन रिसर्च के एग्जाम्पल होते हैं, और सी ऑप्शन कहते हैं अप्लाइड रिसर्च की एग्जाम्पल होते हैं, और डी ऑप्शन में होते हैं क्या, फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा इसे फाइंड आउट करना। तो क्वेश्चन का और एक बार समझते हैं, इफ ए रिसर्चर कंडक्ट ए रिसर्च ऑन फाइंडिंग आउट, एक रिसर्चर जो रिसर्च करते हैं वो किसको फाइंड आउट करने के लिए, व्हिच एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल कंट्रीब्यूट्स मोर टू इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस, तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टाइल है ये इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस से ज्यादा काम करते हैं। इसे फाइंड करने के लिए कौन सी रिसर्च की इम्प्लीकेशन होती है, कौन सा रिसर्च को हम यूज करते हैं, इसे क्या कहते हैं, ये किसका एग्जाम्पल है ये कहते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए दिस विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल होता है, इसे हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। ये अप्लाइड रिसर्च की एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, ये अप्लाइड रिसर्च की एग्जाम्पल है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस किया है अप टू 50 नंबर क्वेश्चन, जो 2000 क्या है 2012 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हम बात की है 2012 की जून सेशन की जो पेपर है हमने डिस्कस किया है। फ्रेंड्स, आप सबकी कौन सा चीज, कौन सा टॉपिक जानकारी चाहिए, ये मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं फ्रेंड्स उस टॉपिक पर जाके आपकी जो नेक्स्ट क्लासेस उसमें लूंगा। तो फ्रेंड्स आप सब बहुत अच्छा रहेगा, पढ़ते रहिएगा, दीजिएगा मुझे इजाजत, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।